नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा के दर्शकों से सबसे पहले मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक मेहमान से। एक बड़ा मामला हो गया है कमोडिटी एक्सचेंजेस में। और सामान्य नजर से देखेंगे तो लगता है कि कोई घपला हो गया, घोटाला हो गया, लोगों को बहुत चूना लग गया। ये बात तो सही है, लेकिन और उसको समझाने के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। लेकिन उनसे पहले मैं आपसे आग्रह कर लूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। और साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। बहुत से लोगों को इस जानकारी की जरूरत है जो जानकारी हम देने जा रहे हैं। और अब मैं मिलवाता हूं आपको आज के मेहमान से। ये हैं ट्रेड स्विफ्ट सिक्योरिटीज के संदीप जैन, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। थैंक यू आलोक जी। पहली बार आ रहा हूँ आपके अड्डे पे अड्डा मारने के लिए, तो जी काफी अच्छा लग रहा है। एंड सर्टेनली कोशिश करेंगे कि आपके व्यूअर्स को कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाए। जी। तो संदीप जी, बात जो करनी है वो ये है कि एमसीएक्स पर पीछे हम लोगों ने बहुत सुना, सबने खबरें पढ़ी कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेक्सास का क्रूड ऑयल जो है वो निगेटिव में चला गया। लेकिन इसका भारत में क्या असर हुआ ये बहुत कम लोगों को पता है। और मुझे भी पता देर से चला, लेकिन इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ एमसीएक्स जो क्रूड ऑयल का एक्सचेंज, जहाँ क्रूड ऑयल के सौदे होते हैं, वहां नेगेटिव में सेटलमेंट हो गया और कहते हैं सैकड़ों करोड़ का चूना लग गया लोगों को। और इसमें बहुत सारे ब्रोकर फंसे हुए हैं। तो थोड़ा सा समझा देंगे किस्सा हुआ क्या है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा किस्सा हो गया, बहुत बड़ा इशू हो गया। और इनफैक्ट ये एक तरीके से मैं बोलूंगा कि कमोडिटी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, मतलब जो रिटेल ब्रोकिंग है कमोडिटी एक्सचेंजेस में, वो एक तरीके से उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि खत्म सा हो गया है। और 130-40 जो देश के बड़े रिटेल ब्रोकर्स हैं, उनके जो बड़े रिटेल क्लाइंट्स हैं या छोटे रिटेल क्लाइंट्स हैं, उन सबके पैसे लगे हैं। और आप ये देखिए कि सॉफ्टवेयर में नेगेटिव प्राइसिंग का प्रावधान नहीं था। और आप अगर देखें तो सीएमई और नाइमेक्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिनका चलता है इंडिया में, प्राइसेस वहां से लेती है एमसीएक्स, और जो सेटलमेंट होता है वो वहां के सेटलमेंट प्राइस से होता है। और 20 तारीख को कटान होती है, 20 अप्रैल को। और वहां की जो प्राइसेस थी वो 1:30 बजे तक कटान चलती है, क्योंकि 5 बजे यहाँ पे इंडिया में मार्केट बंद हो गया। तो लॉकडाउन की वजह से 11:30 की जगह पे 5 बजे, 11:55 या 11:30 इंडिया में क्लोजिंग टाइम होता है। और 5 बजे अभी लॉकडाउन की वजह से बंद होने लगे थे। अब 5 बजे जिन्होंने खुले सौदे रखे थे, तो वो 965 के लेवल पे छोड़ के गए थे। अब खुले सौदे हैं कि 965 के लेवल पे कई जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो ये सोचते कि 965 का ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, भाई इतना बड़ा हाथ जला चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा एक चीज। बट जीरो के जगह पे जब रात को कटान होती है, ये चीज -37-38 डॉलर तक चली जाती है। तो जो कि बहुत बड़ा 2880 रुपया और माइनस, मतलब 965 प्लस 2880 रुपया। तो ये करीब इतना बड़ा लॉस एक एक लॉट में, मतलब 4-4 लाख रुपए एक लॉट में, करीब 4 लाख रुपए एक लॉट में लोगों के लगे हैं। और एक्सचेंज में जो मार्जिन थी उस टाइम पे 50 से 60% की मार्जिन होती है। तो जो ब्रोकर्स के सौदे खड़े रहे, जिन क्लाइंट्स के ब्रोकर्स के यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि उसमें नेगेटिव जाके 400-400% एक मार्जिन अगर होती तो भी हम कवर्ड नहीं होते। तो इतना बड़ा लॉस लगा है। और ये करीब 11,000 लॉट्स थे। तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 350-400 करोड़ का फिगर है। और ये 350-400 करोड़ रुपया प्योरली मैं ये कहूंगा कि रिटेल क्लाइंट्स के थे। और रिटेल क्लाइंट्स के जब पैसे होते हैं और इतना बड़ा एयूएम जब निकलता है, तो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे सब पे बहुत इंपैक्ट आता है। और अब जो अलग सी जो बात है, ये पैसे अगर आप मानो कि एक्सचेंजेस में चले गए, एक्सचेंज में सेटलमेंट जब हो रहा था, इस तरीके का सेटलमेंट हुआ, तो सारे मेंबर्स गए एक्सचेंज के पास और एसोसिएशंस भी गई, काफी ट्रेड बॉडीज भी गई कि ये सेटलमेंट को वापस से रीलुक करना चाहिए। और एक्सचेंजेस का यही था कि हम लोग चूंकि 15 साल से इस कॉन्ट्रैक्ट को वहां के सेटलमेंट प्राइस से काटते आए हैं, तो हम तो इसी से ही काटे और हम लोग राइट हैं। बट इसमें जो चीज, जो मेंबर्स का जो दलील है और जो प्रॉब्लम मेंबर्स को आई है, 965 रुपया का भाव ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया नीचे, जीरो एक सॉफ्टवेयर में जब प्रावधान नहीं है तो जीरो तक जा ही नहीं सकता है। बट यही चीज सीएमई ने 8 तारीख को और 15 तारीख अप्रैल को उन्होंने ये एडवाइजरी दे दी। 8 तारीख को कि हम लोग ये नेगेटिव प्राइसिंग तक भी क्रूड जा सकता है।
अब नेगेटिव प्राइस तक क्रूड का जाने का मैं रीजन बता देता हूं कि वहां पे इतना प्रोडक्शन होने लग गया था, इतनी वहां पे एक्सप्लोरेशन होने लग गई कि वहां पे अब कैपेसिटीज खत्म हो गई, वहां पे स्टोरेज नहीं नहीं, टैंक्स। वहां देखिए संदीप जी, वहां वाले किस्से पे अपनी थोड़ी बात हुई है, मैं 2 लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो हुआ है, और ये थोड़ा सा हाँ। आपने आपने बताया कि ये करीब 400 करोड़ तक का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हम्म। ये जो सामान्य आदमी का के समझ के लिए कह रहा हूँ कि 950 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था किसी एक वक्त पे, तो समझ लीजिए मैंने 950 रुपए का सौदा किया, और 50% या 60% उसका मार्जिन होता है, तो 500 550 रुपया मैंने जमा किया, उसके बिना मैं सौदा नहीं कर सकता हूँ। इतना तो मेरा गया था। 950 के सौदे का जीरो हो जाता तो मुझ पर 300 450 300 रुपया और निकलता, जो मुझे ब्रोकर को देना होता। ये मानकर सौदा किया गया, ग्राहक ने भी यही मान के किया, और ब्रोकर ने भी यही मान के किया कि भाई इनसे 300 400 और वसूलना होगा, वसूल लेंगे। लेकिन हम्म। दाम चला गया 2800 रुपए नीचे, जीरो के। तो 2800 प्लस 900, लगभग 3700 3800 रुपए की देनदारी निकल आई, जिसमें से टोटल 500 रुपया दिया हुआ है। तो अब बचा 3200 3300 रुपया देना। ये एक यूनिट में छोटा लग रहा है कि कोई आदमी 3200 3300 रुपए दे जाएगा, लेकिन एक लॉट में कितनी यूनिट होती है संदीप जी? 100 बैरल्स का एक लॉट होता है, और आप ये मान के चलिए 965 रुपया इंटू 100 करते हैं तो 96,500 रुपया का हाँ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो मतलब भाव कोई भी आदमी जनरली इसको ऊपर के लेवल पे लिया होगा, 1200 पे, 1300 पे, 1500 पे, टूटते हाँ। टूटते 1000 रुपए के नीचे आया, 965 हुआ। और देखिए 965 रुपया होने के बाद आपके पास मार्जिन कवरेज, आपने एकदम सही सवाल पूछा है। अब हम्म। एकदम अगर सरल भाषा में बोले तो 96,500 रुपया का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हम्म। सामने आप 3,80,000 रुपए का टोटल लॉस हो गया। तो ये इतना बड़ा जो लॉस है ये रिटेल क्लाइंट्स के लग गया। अब रिटेल जी। क्लाइंट्स जो है, रिटेल ब्रोकर्स के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपया कवर करके रखा हुआ है कि भाई जितना मार्जिन है उतना ही देगा, और ज्यादा मार्जिन में मांगे तो 100% ले लेगा कोई ना कोई। बट जो होता नहीं है जनरली, क्योंकि इतना बड़ा ये रहता है कि जो एक्सचेंज की मार्जिन है वही हम लोग क्लाइंट से लेते हैं। अब उसके जो नीचे के जो 3200 रुपए, ये अपफ्रंट एक लाइबिलिटी ब्रोकर्स के ऊपर खड़ी हो गई है। और क्लाइंट्स जो है बेसिकली बहुत कम क्लाइंट्स होंगे जो कि आराम से मान जाए और ब्रोकर को पेमेंट दे दे। बाकी मोस्टली सारे ब्रोकर्स के, और बड़े से बड़े ब्रोकर है, बड़े बड़े रिटेल ब्रांड्स जो इंडिया के, हम लोग जैसे रीजनल ब्रोकर्स भी, नेशनल ब्रोकर्स भी, सब लोग के बड़े बड़े डेंट पड़े। 3 करोड़ 4 करोड़ आम हो गया फिगर, क्योंकि 130-40 ब्रोकर्स पे ये अगर डिवाइड करते हैं तो 2.5 से 3 करोड़ का एवरेज बैठता है। और कुछ लोगों के तो टू द ट्यून ऑफ 80 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ उन्होंने क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट तो बंद किया ही है, और साथ साथ जो एमसीएक्स का जो डिवीजन है ये भी बंद कर दिया उन्होंने कि भाई हमें आगे अब से ब्रोकरेज नहीं करनी है इसमें। इस तरीके के भी बड़े बड़े ब्रांड्स ने किया है। तो ये एक तरह से एक बड़ा बड़ा कांड फिर से हो गया, और ये एमसीएक्स में पहले भी आपको तो पता ही है, ये कमोडिटी के कारोबार में अब एक ग्वार गम का बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बाद कमोडिटी के ट्रेड पर सवाल उठे थे। तो अब दो दो एंगल हैं इसके। एक तो आपने बताया जिसमें बहुत सारे ब्रोकर फंस गए हैं एक तरह से, सच बात यह है कि ब्रोकर तो फंस गए हैं, और कस्टमर भी, कस्टमर की लायबिलिटी तो खड़ी है, हो सकता है वो देने की हालत में नहीं है, हो सकता है उसकी देने की नीयत ना हो, लेकिन जैसे आपके ग्राहक हैं, आप अगर उनको नोटिस भेजेंगे तो अब उनका देना तो बनता है, उनके ऊपर लायबिलिटी निकल के आएगी। तो देखिए हमें, ये दो लोग फंसे ना। बिल्कुल देखिए रिटेल क्लाइंट्स तो फंस गए, बट रिटेल क्लाइंट्स की जो आपने 3-4 शब्द बोले कि कुछ लोग दे भी सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देंगे, नियत भी खराब कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है देने की, ये भी हो सकता है। हर तरीके के केसेस हैं। और अब इस पर्टिकुलर माहौल में क्लाइंट्स के साथ हमारी तो सहानुभूति ही है कि इतना बड़ा लॉस कैसे लग सकता है, क्योंकि 965 रुपया ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स हम जब बात करने जाते हैं। अब नोटिस तो देखिए हमें आर्बिट्रेशन में, कोर्ट, हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम लोग आर्बिट्रेशन होता है एक्सचेंज में, आर्बिट्रेशन में एक्सचेंज में ही जाएंगे। तो वहां पे भी जाके मुझे लगता नहीं कि क्लाइंट जाके हमें ये पैसा, अगर आर्बिट्रेशन में हम अवार्ड जीत भी जाएं तो क्लाइंट हमें पैसा इतनी जल्दी नहीं दे रहा है। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, हम फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक्सचेंज को भी कर रहे हैं। वी आर द लूजर पार्टी। जो ब्रोकर्स है वो कहीं के नहीं रहे, वो एक्सचेंज के पास भी जाते हैं तो एक्सचेंज सुनवाई नहीं करेगी, और
क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हम कहाँ से दें। क्लाइंट्स के लिए जरूर से हमें सहानुभूति है कि हम आपके लिए फाइट करेंगे। हम लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स अपने अपने, कोई जोधपुर में, कोई जयपुर में, कोई दिल्ली में, सब हाई कोर्ट्स में केसेस ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर चुके हैं, पीआईएल भी लग चुकी है। बट ये क्लाइंट्स के बिहाफ पे भी लगा रहे हैं, कई लोगों ने क्लाइंट्स के अगेंस्ट भी कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रोकर फ्रेटर्निटी जो है एक्सचेंज से कोई ना कोई कॉम्पनसेशन या फेवर चाहेगी। फेवर का मतलब कि ये जो अमाउंट है ये रिफंड हो जाए और ये सारे के सारे जो क्लाइंट्स है उनकी लायबिलिटी कहीं ना कहीं जो ब्रोकर्स के माथे पड़ी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो, क्योंकि अदरवाइज पूरी कंपनी की कंपनियां साफ हो गई है। जो ब्रोकिंग आर्म्स है, जो एमसीएक्स का डिवीजन है लोगों का, वो पूरा साफ हो गया। क्योंकि अगर आप 50 लॉट या 100 लॉट भी होते हैं तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का फिगर होता है। और एमसीएक्स में जनरली जो एबीसी और जो ओवरऑल इक्विटी में बहुत बड़ा जो एयूएम होता है और इक्विटी की इंडस्ट्री बड़ी है ब्रोकिंग की, एमसीएक्स की उतनी बड़ी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डेंट है और मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं जो बात कह रहा था, मैं वापस उसी पे आऊंगा संदीप जी, कि ये जैसे क्रूड ऑयल का फ्यूचर है या इस तरह तमाम तरह के मेटल्स में लोग, मैंने पीछे जब पिछली बार बूम था बाजार में तो लोग मुझे, मेरे जानने वाले जो आम तौर पे सलाह मांगने आते थे कि भाई कुछ खरीदने को बता दो, उस समय वो अचानक बताने लगते थे भाई कॉपर में पैसा लगा दो। अब कॉपर में पैसा लगाना, जिसका कॉपर का कारोबार है वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई मिडिल क्लास का नौकरी करने वाला आदमी कॉपर में, जिंक में, एल्युमिनियम में पैसा लगाने की बात करने लगे, इससे ही मन में शंका पैदा होती है। और यही हाल अब क्रूड ऑयल में। आदमी को ऐसा तो है नहीं कि क्रूड ऑयल खरीद के लाएगा और घर पे रख लेगा, अपने स्कूटर में भर के चलाएगा। वो कहीं किसी लालच में फंस जाता है। उसे लगता है क्रूड ऑयल में बड़ा भारी काम हो रहा है और इसमें हम बहुत कमा लेंगे। ऐसे में क्या नहीं लगता है कि ये लालच, एक आदमी के मन में लालच, दूसरा एक पूरा, क्योंकि इंडस्ट्री खड़ी हुई है तो लोगों को लगा रातों रात अमीर बन जाएंगे, इस चक्कर में वो खुद भी फंसे और आप भी फंसे जो आप जैसे ब्रोकर्स हैं उसमें। देखिए ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है और जनरली क्या होता है क्रूड में, क्रूड इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटीज इन द वर्ल्ड। और जब एक्सचेंज में कोई चीज चल रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए आए या ट्रेडिंग के लिए आए, और ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन करना या ट्रेडिंग करना कोई गलत चीज है और लोग अपनी समझ से करने आए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इतने सालों में इंडस्ट्री इवॉल्व कर गई है। आप देखिए आज 2003 नवंबर की 10 तारीख को एमसीएक्स एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, वहां से आज करीब 15-17 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि काफी मैच्योर हुआ। शुरुआत में लोगों ने हो सकता है कि रैम्पेंट स्पेकुलेशन करके खोया हो, मगर अब जो है, जो क्लाइंट्स बचे वो छन के बचे हैं। और कई ऐसे हैं कि लोग हेजिंग भी करते हैं, अपनी हेजिंग करते हैं, यहाँ पे वो लोग खरीद के भी रखते हैं कि उनको अगर यूज में आए, कोई बेच के भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो यही मैं बोलूंगा कि लोग यहाँ पे आते हैं, कॉपर भी खरीदते हैं, गोल्ड भी खरीदते हैं, सिल्वर भी खरीदते हैं, और ये सारे के सारे इंटरनेशनली रेफरेंशिएबल कमोडिटीज हैं। और क्रूड ऑयल में जनरली इंटरेस्ट रहता है लोगों का। और आप सही करें, हम लोग काफी लोगों को ना भी करते कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, बिना बात के आप स्पेकुलेशन क्यों करते हैं, और यहाँ पे आके क्या फायदा हो जाएगा आपके, और कमाई भी करते हैं। तो आप कमाई करना तो आप फिर वो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और पूरी ट्रेडिंग सीख के फुल टाइम अगर आपको काम करना है तो करें। बट फिर भी क्लाइंट्स आते हैं, समझ के साथ करते हैं। और इसमें तो कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम ही नहीं है ना। टेक्निकल्स तो ज्यादा से ज्यादा यही था कि सॉफ्टवेयर में जब 1 रुपए से नीचे नहीं जा सकता है तो आदमी क्या कर लेगा, आदमी ने पूरा कर लिया कि भाई ठीक है इतना खो दिया तो इतना और खो देंगे, सही 5 बजे बाद। ये मुद्दा तो आप लोगों ने उठाया है या एक मुकदमा गया हुआ है कोर्ट में जो जिसमें ये चर्चा है? तो भाई अगर सॉफ्टवेयर में प्रोविजन नहीं है, इसका मतलब एग्रीमेंट में भी नहीं होगा, तो फिर वो नेगेटिव में कैसे सेटल हो गया? बहुत बहुत आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि जब एग्रीमेंट में भी नहीं है, हम लोगों ने रिस्क डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में भी नेगेटिव का कोई प्रावधान नहीं है कि नेगेटिव में कोई चीज सेटल हो सकती है। और आप किसी को ऐसे ही पूछ ले लेमन को कि एक सौदा नेगेटिव में कोई चीज आप खरीदे हुए और नेगेटिव में सेटल हो रही है, तो ये लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि चलो सीएमई ने और उन्होंने फिर भी अपने ब्रोकर्स को इंटीमेट किया कि हम नेगेटिव तक जा सकते हैं। फिर 7 दिन बाद उन्होंने प्रावधान भी टेक्नोलॉजिकली कर दिया था। बट यहाँ पे एमसीएक्स में ये प्रावधान नहीं किया गया। और अगर 1 रुपए से नीचे प्राइस जा रही होती और टर्मिनल पे जा रही होती तो हम मानते कि ठीक है नेगेटिव तक आप सेटल कर सकते हो। तो न तो टेक्नोलॉजी में प्रावधान था, न एग्रीमेंट में कोई चीज ऐसी लिखी हुई है कि नेगेटिव में हम सेटल करेंगे। ऐसे तो फिर इन्फिनिटी है, कोई भी रिस्क कुछ भी आ सकती है।
तो इसीलिए बहुत सही सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। तो सीएमई का जो जिक्र कर रहे हैं संदीप जी, वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है जो अमेरिका में, जहां क्रूड ऑयल का कारोबार होता है, जो WTI जिसको कहते हैं, वेस्टर्न टेक्सास ऑयल, वेस्टर्न हाँ, टेक्सास इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ऑयल, वो इंटरमीडिएट या WTI का कारोबार का एक्सचेंज हाँ, सीएमई है, इसलिए वो सीएमई का जिक्र बार बार हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताता चलूं। आपने हाँ, एक बात कही बीच में, वहीं पे मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा पूरी बात हो जाए फिर रोकूंगा। आपने कहा कि लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या कहाँ ट्रेनिंग अवेलेबल है, कहाँ कहाँ लोग जाकर सीख सकते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो धंधा आता नहीं है उसमें नहीं घुसना चाहिए, जो चीज आप समझते नहीं है उसमें पैसा लगाना नहीं चाहिए। ये उसी का नतीजा है, बहुत सारे लोगों ने बिना समझे भी पैसा लगा दिया है, और जिसकी वजह से वो बाद में, अब आप जैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं या हम देना नहीं चाहते हैं, हम नेगेटिव में क्यों दें भाई, हमने जितना देना था दे दिया, हमारा जो रिस्क था वो कवर था। और ये कहा भी इक्विटी में कहा ही जाता है कि जो आपने लगा दिया वो आपका रिस्क है, और जो कमा सकते हो जहां तक कमा लो, लेकिन डूबेगा तो जितना लगाया वो डूबेगा। कमोडिटी में उसके बाद भी घर से भी देना पड़ सकता है, ये आशंका रही नहीं होगी लोगों को। तो ये ट्रेनिंग आदमी कहाँ कहाँ ले सकते हैं? जैसे आप शायद अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम करते होंगे, लेकिन बाकी लोग दूसरे शहरों में हैं, वो कहाँ ढूंढे? ये बिल्कुल बहुत आपने अगेन सही बोला। देखिए, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कितना ही बड़ा धुरंधर हो, कितना ही बड़ा ट्रेंड ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में तो वो लूज करेगा ही, क्योंकि चीज ही ऐसी हुई है, एक अनहोनी हुई है, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड वर्ल्ड में। ये हुआ नहीं होगा ऐसा कि कोई चीज नेगेटिव में जाके इतना हो, और इतना बड़ा कोहराम क्रूड ऑयल में मचा कि हर जगह अलग अलग प्राइसेस और स्टोरेज की चीज खत्म हुई। तो वहां पे तो फिर भी क्या है, डिलीवरी सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप डिलीवरी की, वेयरहाउसिंग की जो चीजों को इंप्लाई करते हो, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेके लोगों ने ट्रेनिंग लेने के बाद ये सोचा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या खोदेंगे। तो ये भी एक पार्ट ही है, जो समझदार लोग है वो लोग छोड़ के गए हैं। कई लोग हैं जो डरपोक थे, या डरते, डरपोक नहीं बोलूंगा मैं उनको, जो लोग डर रहे होंगे कि कुछ भी हो सकता है 5 बजे बाद, क्यों अपन अनफोर्सिन रिस्क को लेके जाए माथे पे, अपन तो आराम से जाके सोएंगे, 1:30 बजे तक कौन जगेगा, क्या होगा, अगर उसके दिमाग में था तो काट के भी गया। और ट्रेनिंग की जो आप बात कहें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल सीखना चाहिए। फंडामेंटल्स का मतलब क्रूड के फंडामेंटल्स अलग होते हैं। टेक्निकल्स में कहूंगा कि भले वो इक्विटी हो या कमोडिटी हो या अभी बहुचर्चित कोरोना हो, सब में टेक्निकल्स एक ही होते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरेजेस, डेमास सब एक ही होते हैं। तो सर्टनली हम लोग भी हमारे क्लाइंट को सिखाते हैं, और हम लोग काफी हद तक क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करते हैं, और हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि बहुत आजकल इजीली यूट्यूब पे, जैसे आपने अच्छा चैनल खोल रखा है, वैसे और भी चैनल्स है जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। बल्कि मैंने भी मेरा एक यूट्यूब चैनल बना रखा, क्योंकि मैं कुछ शोज जो मेरे दूसरे मीडिया पे रहते हैं मैं वो लोड भी करता हूँ, और ये भी मैं मेरे यूट्यूब पे लोड करूंगा, आपका भी वीडियो, विथ योर ड्यू परमिशन। और वहां पे मैंने एक बहुत बढ़िया, एक अभी रिसेंटली लास्ट वीक वेबिनार किया, जिसमें करीब 600-700 लोग रजिस्टर किए थे, और उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन, सब के ऊपर एक ओवरऑल ग्लोबल बात बताई है। बट इट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इक्विटी, बट टेक्निकल सब में एक ही होती है। तो ट्रेनिंग तो सर्टेनली लेनी चाहिए जी। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ट्रेनिंग के तरीके भी आप ढूंढेंगे तो अपने आसपास आपको लोग मिलेंगे, और जिस जगह से भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपका ब्रोकर है, आप उसके पास जाएंगे तब भी आपको वहां ये ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। और अभी संदीप जी ने एक बात बताई, मैं खत्म करने से पहले वो बात आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूं, क्योंकि वो जरूरी है ये बात बताना। उन्होंने कहा कि वहां डिलीवरी सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, तो WTI में डिलीवरी सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ ये था कि वो अंत में डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर सामने वाला तेल बेच रहा है, मुझे खरीदना है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, और जो बेच रहा है उसके पास भी रखने की जगह नहीं है, तो वो हाथ जोड़ रहा है, कह रहा भाई मेरा तेल भी ले जाओ और मुझसे पैसे भी ले जाओ, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। इसलिए वहां वो इस अंदाज में सेटल हो सकता है, वहां ये संभावना थी। लेकिन अगर कैश सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है, वहां यही है कि जो डिफरेंस है अंत में हम वो ले देकर ही सेटल करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव में जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगला हाथ नहीं जोड़ेगा। इसलिए ये टेक्निकल मुद्दा है, और मुझे लगता है ये अभी अदालत में लड़ाई चलेगी।
ये सेटलमेंट आगे जाके हो सकता है कि शायद नेगेटिव में गया हुआ जो सौदा है उसको एक्सचेंज को पलटना पड़ जाए। तो खबरों पर नजर रखिएगा। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक अड्डा पर आने के लिए। और अंत में दर्शकों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते चलें, घंटी बजाना भी न भूलें, और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ जो इस वक्त बाजार में पैसा लगाने की सोचते हैं, जो हो सकता है क्रूड में पैसा लगाने की सोच रहे हों और आपसे कह रहे हों। और अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिए, और किसी जरूरतमंद की मदद करने का कोई भी मौका आपके हाथ में आता है तो उसको हाथ से जाने न दें। ये बहुत विकट समय है, आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।